हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाने उससे पहले इंपॉर्टेंट है हमें एरिया वेक्टर के बारे में जानना और डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस के बारे में जानना। लेकिन इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया वेक्टर को, और एरिया वेक्टर से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं ये बताऊंगा व्हाई देयर इज अ इंपॉर्टेंस और व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंसीडरिंग एरिया एज अ वेक्टर। तो चलिए क्विकली मैं सारे पॉइंट्स नोट करता हूं, मैं समझाता जाता हूं और फिर आपको बताऊंगा क्या नेसेसिटी होती है एरिया वेक्टर को कंसीडर करने की। ओके, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ, जस्ट अ मिनट, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always perpendicular to the surface. This is the first point. एरिया वेक्टर जो होता है, अगर उसका डायरेक्शन जानिए तो डायरेक्शन जो होता है एरिया वेक्टर की, देखिए सबसे पहले कोई भी वेक्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका डायरेक्शन जानना जरूरी है कि वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप एरिया एज ए वेक्टर पढ़ने वाले हैं तो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मानेंगे हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एरिया मान लेता हूँ, ये इसका मैग्नीट्यूड में मान लेता हूँ ए, और अगर मैं इस एरिया का एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो इस दिशा में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मैं कोई भी एक सरफेस मान लूं, दिस इज अ से रेक्टेंगुलर सरफेस, एक स्क्वायर सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे पॉइंट करेगा। और अगर आप कैसी भी कोई भी एल शेप ले लो, कैसा भी एरिया, इफ इट इज अ एरिया, तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही आने वाला है। सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, the magnitude of area vector is the area of the surface itself. That something means अगर आप एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, जो वेक्टर आपका एरिया है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका एरिया होगा, एरिया ऑफ दैट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ दैट जियोमेट्री। जो भी ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास है उस ज्योमेट्री का जो एरिया होता है वही उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होने वाला है। क्वाइट सिंपल थिंग, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि एरिया वेक्टर मैंने स्पेशली इस दिशा में क्यों बनाया, क्या उस दिशा में नहीं हो सकता है? इस बारे में बात करेंगे। हाँ, हो सकता है। और अगर आपको कभी भी एरिया वेक्टर बनाने के लिए आएगा तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी हिंट्स दे रखी होंगी क्वेश्चन में, जो या जब भी आप क्वेश्चन डील कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट डील कर रहे होंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर इधर बनेगा। भाई परपेंडिकुलरली बैकवर्ड भी तो हो सकता है, हाँ इक्वली संभव है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में हमेशा गिवन फैक्ट्स बताए जाएंगे जिसको देख के हमें समझ में आ जाएगा कि एरिया वेक्टर इधर ही बनाना है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। एरिया वेक्टर के बारे में एक और बात, एरिया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखिए कोई भी वेक्टर होता है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूं कि रिप्रेजेंटेशन, ओके रिप्रेजेंटेशन, आपने एरिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर। जैसे आपने 11th में पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका सीखा हुआ है कि आप लोग क्या करते थे, आप आर लिखते थे, आर वेक्टर विच इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सम पोजीशन। तो आप क्या करते थे, जैसे सपोज करिए कोई पार्टिकल जो है वो 2 मीटर चला है अलोंग एक्स एक्सिस, या 3 मीटर चला है वो वाई एक्सिस, एंड अगेन वो चला है 3 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। तो आप उसको क्या लिख सकते थे, आप कुछ ऐसा लिखते थे, 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस फिर चला है 3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस एंड देन 3 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। तो आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखते थे, यहाँ पर डायरेक्शन लिखते थे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखते थे, फिर डायरेक्शन लिखते थे, मैग्नीट्यूड लिखते थे, डायरेक्शन लिखते थे। इसी तरीके से अगर हम एरिया वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर को लिखते समय हम लोग इसी टाइप के एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया करते हैं। कैसा रिप्रेजेंटेशन, ओके फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया एंड एन कैप। नाउ व्हाट इज एन कैप, एन कैप के बारे में जानते हैं। एन कैप जो होता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है व्हिच एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करने वाला एक यूनिट वेक्टर होता है। जैसे कि आपने मान रखा है आई के लॉन्ग, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग आपका एग्जिस्ट करता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करता है के कैप। उसी तरीके से हमने अज्यूम कर रखा है कि जो भी हमारा सरफेस एरिया होगा उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम डिनोट करने वाले हैं एन कैप की तरह से।
इसका मतलब मैं लिख सकता हूं वेयर एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करने वाला एक यूनिट वेक्टर है। सेकंड नोटेशन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सेकंड नोटेशन, आपके पास जो एरिया वेक्टर है आप उसको सिंपली एरिया वेक्टर ए वेक्टर की तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों ही नोटेशन बहुत क्विकली यूज होंगी हमारे साथ। नेक्स्ट थिंग, एरिया वेक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल सरफेस, एरिया वेक्टर फॉर डिफरेंशियल सरफेस। देखिए बच्चों, डिफरेंशियल सरफेस क्या होते हैं? शायद आपने डिफरेंशियल लेंथ सुनी है, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने क्लास 11 में सीख रखा है इंटीग्रेशन, और वहाँ पर क्या करा जाता है, जब हमारे पास चीज़ें जो होती हैं वेरिएबल होती हैं, जैसे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ी है kx, तो वहाँ पर वर्क डन एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सारा का सारा वर्क डन जो होता है वो एक सिंपल फॉर्मूले से नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, आपका ये जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F डॉट एस, ये वर्क डन का फॉर्मूला, ऑफकोर्स दीज आर वेक्टर्स, मैं यहाँ पर वेक्टर लगा सकता हूँ। आपका जो ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला है ये तभी तक वैलिड होता है जब तक आपकी फोर्सेस जो लग रही हो सिस्टम में वो कांस्टेंट हो। लेकिन अगर आप एक बार वेरिएबल फोर्स से डील करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ये वाला एक्सप्रेशन सही नहीं रहेगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट के डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालते हो, देयरआफ्टर उसे इंटीग्रेट करते हो। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ है ना, इसी को डिफरेंशियल लेंथ बोलते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल लेंथ बोलते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया कंसीडर कर लूं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल सरफेस। ठीक है ना, डिफरेंशियल सरफेस का मतलब है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सरफेस, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेस। ओके, इसको ऐसा लिखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम लोग लिखेंगे ds वेक्टर, ओके, और इसको बनाने वाले हैं हम लोग ds, उसका मैग्नीट्यूड, एंड अगेन फिर से वही नोटेशन n कैप विच इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए उसमें कोई आपको भेदभाव नहीं करना है कि ये एरिया किधर होगा तो मैं n कैप मानूं, नहीं, आप जिधर भी एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उसे आप n कैप ही मानने वाले हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर ये कह दूं, ये हमारे पास एक एरिया है और हम इसका एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर कर लें, ये वाला, तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर विच इज ds n कैप। ओके, सो दिस इज हाउ द डिफरेंशियल एरिया इज रिप्रेजेंट। अब एरिया वेक्टर के बारे में एक और बात, अगर मैं एरिया वेक्टर बनाना चाहूं किसी भी क्लोज सरफेस का, एरिया वेक्टर फॉर एनी, ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनी क्लोज्ड सरफेस। बच्चों क्लोज सरफेस क्या होती है, क्लोज्ड सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है विच इंक्लोजेज अ वॉल्यूम, which encloses a volume। कोई भी क्लोज सरफेस, जैसे स्फीयर इट encloses a volume, क्यूब इट encloses a volume, क्यूबॉइड इट encloses a volume, कैप्सूल encloses a volume, कोई भी शेप which encloses a volume is called a closed surface। अगर मैं बात करूं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए तो उसके लिए एरिया वेक्टर को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कुछ एक प्रॉपर रूल होता है। वो क्या है, द एरिया वेक्टर फॉर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ड्रॉन perpendicularly okay, let me remove this, perpendicularly outwards, perpendicularly outwards। आपका कोई भी एक अगर आप क्लोज सरफेस लेंगे तो उसका अगर आपको एरिया वेक्टर बनाना होगा देन दिस इज अ रूल कि आपको उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर तो है ही, ये तो पहले पढ़ चुके, बट इट हैज टू बी ना आउटवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाहता हूं, चलिए यहां पर एक क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब है और इस क्यूब में कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं। ये पहला आपका सीलिंग सरफेस होगा, ये आपका फ्लोर वाला सरफेस होगा और ये आपके वॉल्स वाले सरफेसेस होंगे। अगर मुझे क्या करना है, मुझे इस सरफेस का एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, इस सरफेस का, तो ये वेक्टर इधर भी ड्रॉ हो सकता है, इधर भी ड्रॉ हो सकता है, परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ हो सकते हैं ना, एक आउटवर्ड भी हो सकता है, एक इनवर्ड भी हो सकता है। तो बताया जा रहा है आपको एरिया वेक्टर वाला कंसीडर करना है जो आउटवर्ड्स हो, आउटवर्ड इन द सेंस दिस वन, दिस इज एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस। मैंने कुछ ज़्यादा लंबा वेक्टर बना दिया, ओके लेट्स कट इट शॉर्ट। ओके, दिस वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर।
अगर आप कहेंगे आपको इसका एरिया वेक्टर बनाना है तो ये होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स इधर की ओर। आप कहेंगे आपको ये जो सीलिंग वाला सरफेस है इस क्यूब का, इसका एरिया वेक्टर बनाना है तो इसका एरिया वेक्टर बनेगा फिर से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, और इस तरीके से बॉटम का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। कभी भी क्लोज सरफेस आपके पास है, जैसे ये क्यूब है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो एक क्लोज सरफेस एरिया है, तो आप कभी भी क्लोज सरफेस देखेंगे तो ध्यान रखा जाए कि आप जो एरिया वेक्टर बनाएंगे वो कभी इनवर्ड्स नहीं आना चाहिए, इस बॉक्स के ये जो क्लोज सरफेस के अंदर डायरेक्शन नहीं होना चाहिए उस एरिया वेक्टर का। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं एक स्फीयर कंसीडर कर लूँ इसी की जगह पर, इसमें भी तो एक क्लोज सरफेस है, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर एरिया वेक्टर कैसा बनाएंगे? ऑफ कोर्स वहां पर भी एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा, मतलब जो बाहर की तरफ होगा वो होगा परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ आउटवर्ड होगा। यहां पर एक बात मैं जो समझाना चाहता हूं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्यूब में क्या होता था, क्यूब का ये पूरा एक सीलिंग सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तो क्यूब में पूरा ये जो टॉप वाला सरफेस है इसे मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये जो बॉटम वाला सरफेस है इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसी तरीके से ये जो इसके वॉल्स वाले सरफेस है उनको भी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन स्फीयर में ऐसा केस नहीं है। व्हाई? बिकॉज स्फीयर जो है वो एक क्लोज सरफेस है, कर्व सरफेस है, तो वहां पर जो होंगे आपके वेक्टर्स जो होंगे या जो सरफेस है वो जगह जगह पर अलग अलग कर्व शेप ले रहा है, तो वहां पर आप एक वेक्टर से पूरे स्फीयर का एरिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां का जो एक एलिमेंट्री एरिया होगा वो इसका वेक्टर ये होगा, यहां पर जो एक एलिमेंट्री एरिया होगा विच इज नियरली फ्लैट, कोई बहुत छोटा अगर आप एरिया ले लीजिए ना तो वो फ्लैट अपीयर होता है। जैसे अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ का एक छोटा सेक्शन जो तुम्हारे रूम का है वो फ्लैट दिख रहा है। व्हाई? बिकॉज अगर कोई चीज बहुत बड़ी होती है उसका तुम बहुत छोटा पोर्शन देखे हो तो वो हमको एक फ्लैट सरफेस दिखती है। जैसे सर्किल का एक छोटा सा पोर्शन स्ट्रेट लाइन दिखेगी, एक सर्किल की आर्क बना लो, इसका एक छोटा सा पोर्शन होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से हम लोग कोई भी सरफेस अगर लेंगे विच इज अ लार्ज और उसका अगर छोटा सरफेस बना लेंगे तो वो छोटा सरफेस जो होगा वो हमें एक फ्लैट सरफेस की तरह अपीयर होगा। तो इस स्फीयर का इसका एरिया हम लोग बनाएंगे ds वेक्टर, ds वेक्टर। ओके, सो इसी तरीके से जो स्फीयर होता है हम मान सकते हैं इट इज मेड आउट ऑफ नंबर ऑफ सर्फेसेस, ds जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्फेसेस। तो इसके एरिया वेक्टर्स भी तमाम सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन इसके बारे में एक शॉर्ट क्विक पॉइंट लिख सकता हूं, द एरिया वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलग होता है एरिया वेक्टर। स्फीयर के लिए द एरिया वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड इन केस ऑफ अ स्फीयर। अगर आपका स्फीयर का केस आप कंसीडर कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर होने वाला है रेडियली आउटवर्ड्स। ओके, क्विकली इस चीजों को नोट करो फिर आगे लिखते हैं। ओके, ये हो गया क्लोज एरिया का एरिया वेक्टर। अब एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मुझसे ये कह दिया जाता है कि हमारा जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड है 0.2, जो एरिया हमें दे रखा है से उसका मैग्नीट्यूड है 0.2 मीटर स्क्वायर, और कह दिया गया जो ये एरिया है वो YZ प्लेन के पैरेलल है। दैट समथिंग मींस दिस एरिया इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको कभी भी क्लोज एरिया गिवन है तो आप समझ के नॉर्मली आउटवर्ड बना देना है। लेकिन अगर ये एरिया जैसे आपको दे रखा है एंड से दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया, दिस इज सम रेक्टेंगुलर एरिया एंड दिस इज गिवन, दिस इज सम रेक्टेंगुलर एरिया, एरिया इज इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर और पैरेलल टू YZ प्लेन, साथ ही साथ एरिया रेक्टेंगुलर है। मैं इसको अगर ड्रॉ आउट करने की कोशिश करूंगा तो चलिए कर लेते हैं। ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर एरिया और ये YZ प्लेन के पैरेलल है। आप कभी भी अगर आपका एरिया YZ प्लेन के पैरेलल आएगा तो आप एरिया वेक्टर किधर बनाने वाले हो? ऐसा बनाने वाले हो या ऐसा बनाने वाले हो? कौन सा एरिया वेक्टर सही है? ये 1 वाला एरिया वेक्टर सही है या ये 2 वाला एरिया वेक्टर सही है? तो ऐसी सिचुएशन कभी भी अगर हम इनकाउंटर करते हैं तो हम देखते हैं हमको दे रखा YZ प्लेन। तो आप क्या करिए, अपने राइट हैंड को Y एक्सिस से Z एक्सिस की ओर कर्ल कीजिए। अगेन मैं कह रहा हूं YZ प्लेन, तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को Y एक्सिस से Z एक्सिस की ओर कर्ल करें, जो थंब डायरेक्शन करेगा वो करेगा एरिया वेक्टर की ओर। मान लेते हैं दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड से दिस इज Z एक्सिस। तो मैं अगर Y से Z की तरफ उंगलियां कर्ल करूंगा तो जो एरिया वेक्टर आएगा वो X की तरफ आएगा। तो जो एरिया वेक्टर मुझे यहां लिखना होगा, दैट एरिया वेक्टर इज
0.2 मीटर स्क्वायर एंड पॉइंटेड अलोंग या डायरेक्टेड अलोंग x एक्सेस। सो एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे एरिया का मैग्नीट्यूड और जिस वेक्टर के अलोंग वो लगा हुआ है। सो एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू 0.2 एंड इट इज पॉइंटिंग अलोंग z एक्सेस। नाउ ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल है। क्लास 12th में आपके SL जो भी आप रेफरेंस बुक इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, उसमें आपको नंबर ऑफ टाइम्स इस टाइप के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइप का क्वेश्चन 2021 जेईई मेंस की फरवरी शिफ्ट में अपीयर हुआ है, मार्च शिफ्ट में अपीयर हुआ है। क्वाइट अमेजिंग, बहुत बेसिक चीज़ थी जो अपीयर हुई है मेंस में, क्योंकि पेपर भी आसान था कुछ इस बार का। सो ए इज इक्वल टू वहाँ पर कुछ ऐसे दे रखा था और आपको यही डाटा दे रखा था कि एरिया जो आपका है वो YZ प्लेन के पैरेलल है। सो आप जानते हैं एरिया वेक्टर डिसाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब बैकवर्ड नहीं जाएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। इन केस ये ZY प्लेन दे रहे होते तो आप इसको अदर वे राउंड घुमाते, मतलब Z एक्सेस से X एक्सेस की तरफ, सॉरी ZY प्लेन, तो आप इसको क्या कहते हैं, Z से कर्ल करते हैं उंगली Y की तरफ, और उस समय आपका जो पॉइंट होता इस एरिया वेक्टर का वो होता माइनस x एक्सेस की दिशा में। ओके, नाउ अगेन आप पढ़ लेते हैं व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ एरिया टू बी वेक्टर, एरिया टू बी वेक्टर। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आप सभी लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ा है कि वो क्वांटिटीज होती हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज अ मैग्नीट्यूड। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन, क्या हर वो चीज जिसके पास डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो चीज इस पास डायरेक्शन हो वेक्टर हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होना चाहिए, बिना डायरेक्शन के कोई वेक्टर वेक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन हर वो चीज इसके पास डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक करंट, करंट के पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मुझे वेक्टर्स को कंप्लीटली डिफाइन करना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ वेक्टर्स, कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ ही साथ वो वेक्टर्स के कुछ नियम को ओबे करते हो, दे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो आपने वेक्टर एडिशंस की लॉ पढ़ी है उनको ओबे करना चाहिए वो वेक्टर, तभी वो वेक्टर, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के लिए रखी जाती है। अदरवाइज मेयरली ए क्वांटिटी हैविंग ए डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड आप कह दीजिए वेक्टर होगा, नहीं, ऐसा गलत होगा। उस पास डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एज वेल एज दैट क्वांटिटी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक बात ये हो गई। अब वेक्टर में डायरेक्शन होने का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स में डायरेक्शन होने का मतलब है कि अगर आप उस वेक्टर से एसोसिएटेड डायरेक्शन जो है उसको आप कभी टेम्पर करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसको चेंज करेंगे तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो वेक्टर वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी है उस पर मैं फोर्स लगाता हूं इस दिशा में, तो अगर ये ईस्ट की दिशा में फोर्स है तो ये बॉडी जो होगी ईस्ट की दिशा में एक्सेलरेट होगी। ओके, और अगर ये बॉडी की मैं वेस्ट की तरफ फोर्स लगाता हूं तो ये बॉडी वेस्ट की तरफ एक्सेलरेट होगी। इसी तरीके से डाउन से लगाता हूं तो बॉडी ऊपर जाएगी, और टॉप से लगाता हूं तो बॉडी कंप्रेस होगी, या मैं कहूंगा नीचे जाएगी। तो जब भी मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी, जो इफेक्ट है इस क्वांटिटी का, वो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन होने का मतलब ये होता है। तो इसी तरीके से क्या मैं अगर एरिया का वेक्टर या एरिया का ओरिएंटेशन चेंज करने वाला हूं तो क्या किसी तरीके से फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा? अगर आंसर आता है हाँ, तो हम लोगों को एरिया को वेक्टर मानना कंप्लीटली वैलिड है। आइए देखते हैं, समझ जाएंगे आप लोग। सपोज करिए मेरे पास एक ये रीजन है और इस रीजन में ये फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस गुजर रही हैं यहां से। ओके, दीज आर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैविंग स्ट्रेंथ E, और इनके रास्ते में मैंने रख दिया है एक प्लेन, जिस प्लेन को कट थ्रू करके ये फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। और मैं कह देता हूं कि मैंने इसी प्लेन के एक पैरेलल यहां पर एक लूप रख लिया है, आप ऐसा मान सकते हैं। अब जितनी फील्ड लाइंस इस रेक्टेंगुलर एरियाज जाएंगी, क्योंकि ये वाला लूप जो हमने रखा हुआ है वो इसके ठीक पैरेलल रखा हुआ है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से एसोसिएटेड होंगी वो सारी की सारी इससे भी गुजर के जा रही होंगी। जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी जो भी इस एरिया से गुजर रही होंगी वो एग्जैक्टली इस वाले एरिया से भी गुजर रही होंगी। लेट्स से मैं डॉटेड एरिया को बोल देता हूं एरिया 2, ठीक है ना, दिस एरिया 2। तो इस सिचुएशन में जो एरिया 1 से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो एरिया 2 से गुजर रही होंगी। लेकिन हम लोग क्या कर दें, हम लोग इस एरिया को, जो एरिया नंबर हमारा 2 है डॉटेड वाला, उसको हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ठीक है ना। हाँ, वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। वी हैव चेंज इट्स ओरिएंटेशन, हमने ओरिएंटेशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओरिएंटेशन जो है दैट हैज बीन चेंज। और हमने क्या करा, हमने इसको रोटेट कर दिया बाय एंगल थीटा। वी हैव रोटेटेड इट बाय थीटा।
थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अब क्या फर्क होगा, देखो अब जो फील्ड लाइंस यहां से गुजर रही हैं उनमें से 2 फील्ड लाइंस तो इसके नीचे से बाईपास हो जाएंगी, ठीक है ना, वो इस एरिया से कट थ्रू नहीं करी। इसका मतलब अगर मैंने एरिया का ओरिएंटेशन चेंज करा है तो इस एरिया से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस कम हो गई हैं। फिर से अगर मैं इस एरिया को ठीक ऐसा कर दूं, मतलब एग्जैक्टली इसको ऊपर उठा दूं, बिल्कुल इसका फ्लैप जो है वो पैरेलल कर दूं, सॉरी परपेंडिकुलर कर दूं, दैट मींस वी हैव चेंज इट्स ओरिएंटेशन बाय 90 डिग्री। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में सारी की सारी फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस एरिया के नीचे से निकल जाएंगी, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को कट थ्रू करके नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब नन ऑफ द फील्ड लाइंस इज एबल टू क्रॉस दिस एरिया। दैट समथिंग मीन्स कि अगर मैं कभी भी एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं तो उससे एसोसिएटेड जो क्वांटिटीज उससे फ्लो हो रही है, जैसे यहां पर क्या फ्लो हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से फ्लो हो रही हैं, तो अगर मैं उसका ओरिएंटेशन चेंज करने के बारे में सोच रहा हूं तो होने वाला क्या है, उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रही है। और फर्दर अगर मैं इस टाइप का ओरिएंटेशन दे देता हूं तो वो क्वांटिटी उस एरिया से गुजर ही नहीं रही है। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि जो क्वांटिटीज होती हैं उनमें एरिया का जो ओरिएंटेशन होता है दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं जानना चाहता था कि इस डॉटेड एरिया से कितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो वो मैक्सिमम तब जाएंगी जब वो इस एरिया के पैरेलल होगा। जैसे जैसे आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन जो इससे गुजर रही है वो कम होती जाएंगी, एंड फाइनली जब ये इस एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इससे जाने वाला फ्लक्स जो होगा, जाने वाली फील्ड लाइंस जो होंगी वो जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब एरिया वेक्टर या एरिया को वेक्टोरियली कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन इसके थ्रू जाने वाली क्वांटिटी जो है इज चेंजिंग, एंड हमने डायरेक्शन चेंज करा और देख लीजिए जो क्वांटिटी उसके थ्रू जा रही है वो चेंज हो रही है। सो दिस इज द नेसेसिटी टू कंसीडर एरिया एज अ वेक्टर। वन मोर फैक्ट, अगर यहां पर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। इसका एरिया वेक्टर कैसे, एरिया और ये एन कैप, क्योंकि मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी डायरेक्शन होगा मैं क्या कह सकता हूँ, एन कैप कह सकता हूँ। इस ओरिएंटेशन में आई थिंक कंफ्यूज ना हो आप, थोड़ी सी क्लैरिटी मिस ना हो यहाँ से, ये होगा एरिया वेक्टर। वाई? बिकॉज अभी पैरेलल है, और जब ये इस ओरिएंटेशन में आया है तो एरिया वेक्टर जो भी होगा वो पैरेलल बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा सरफेस एरिया के। इसका मतलब बेसिक फंडा हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई भी सिचुएशन हो, एरिया वेक्टर आपको कभी कैसा भी बनाना हो, सिर्फ एक फंडा याद रखना है कि एरिया को देखो और उसके परपेंडिकुलरली ऑलवेज ड्रॉ कर दो उसका एरिया वेक्टर। सो दिस इज हाउ द एरिया वेक्टर ऑफ अ क्लोज सरफेस लुक्स लाइक। अगर आप पास कोई एक ओपन सरफेस हो तो आपको इस टाइप का एक डेटा दे रखा होगा जो आपको समझा देगा कि आपको किस तरीके से डायरेक्शन चुननी है एरिया वेक्टर की। एंड अगर मुझसे ये पूछ दिया जाए कि क्या वेक्टर को, क्या जरूरत थी एरिया को एज ए वेक्टर कंसीडर करने की, तो जब मैं कुछ क्वांटिटीज कंसीडर कर रहा हूं जो उस एरिया से गुजर रही हैं, तो अगर मैं एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं तो उससे कट थ्रू करने वाली क्वांटिटीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। दैट्स व्हाई मुझे कंसीडर करना पड़ेगा एरिया एज अ वेक्टर। ओके, जल्दी से नोट करिए क्विकली और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमको फ्लक्स समझने के लिए। हेड डालते डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, फिर समझाता हूं क्या होता है ये। चलिए, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द some lines, they are represented by lines which are called electric field lines और electric line of forces उनको कहते हैं। और electric line of forces जो होती हैं, जो electric field lines होती हैं, वो जिस रीजन में ज़्यादा डेंस होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेस डेंस होती हैं उस रीजन में हम लोग कहते हैं कंपैरेटिवली वीकर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जानता हूं किसी प्लेस पर, तो मैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकता हूं। जैसे अगर फायदा क्या है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस पता होने का, ये रिप्रेजेंट क्या करता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इट represents the strength of the field, strength of the field in a given region,
ये किसी भी रीजन की फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकता है। किसी भी फील्ड स्ट्रेंथ में मैं देख लूँ ये कैमरा फ्रेम में पिकअप हो रहा है, ये सब कुछ पिकअप हो रहा है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस रीजन की मुझे डेंसिटी पता लग जाए, कोई भी दो रीजन सपोज करो आपको दे रखे हैं, रीजन ए और रीजन बी, और मैं कहता हूं कि रीजन ए की डेंसिटी जो है वो रीजन बी से ज्यादा है, तो डेफिनेटली रीजन ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी रीजन बी से। तो अगर मुझे किसी जगह कर किसी स्पॉट की किसी रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पता है तो वो डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही होती है उस रीजन में फील्ड की स्ट्रेंथ को। देन हाउ इट रिप्रेजेंट्स the strength of the strength of the electric field is directly proportional to the density of field lines. That something means किसी जगह पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की। What does it implies? It implies larger is the value of electric field और large is the, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी आपकी उतनी ज़्यादा उस रीजन में डेंसिटी होगी, या आप बोल लीजिए जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देन एक्चुअली मैं डेंसिटी को कैसे डिफाइन करूँ? ये तो डेंसिटी क्या बता रही है, मैं आपको बता रहा हूँ डेंसिटी की स्ट्रेंथ के बारे में क्या बता रही है। डेंसिटी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ठीक वही चीज़ है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, जो आप लोग जानते हैं, इट्स अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऑलरेडी पता है इट्स अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसी को कहने का एक और, या उसी चीज को डिफाइन करने का एक और तरीका है बाय द डेंसिटीज ऑफ द फील्ड लाइंस। हमको अगर ये पता लग जाए किसी रीजन में डेंसिटी कैसी है तो मैं वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकता हूं। चलो डेंसिटी को जरा थोड़ा सा लॉजिकल वे में डिफाइन कर देते हैं। तो जो डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस होती है, द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस, द डेंसिटी of field lines is the total number of field lines per unit area, That's how the electric field strength, density of the field lines is defined. अगर आप क्या कर लीजिए, किसी भी एरिया के थ्रू आप जानते हैं कितनी फील्ड लाइंस हैं। जैसे मैं अगर डेंसिटी डिफाइन करूंगा तो इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी भी फील्ड लाइंस हैं आपके पास डिवाइडेड बाय एरिया। So the number of field lines per unit area is called the density of the field lines. इस चीज को हम लोग डेंसिटी कहा करते हैं। ध्यान रहे, the number of field lines per unit area is called the density of the field lines. Again, density क्या represent करता है? Density किसी भी given region में represent करता है strength of the electric field. देखिए, अगर मैं आपको डेंसिटी की बात कहूंगा तो एक्चुअली में तो डेंसिटी आप कभी काउंट कर नहीं पाओगे। रीजन क्या है इलेक्ट्रिक डेंसिटी काउंट ना कर पाने का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल कर रहा है, दैट मींस ये लाइंस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को समझने के लिए, चार्जेस के बिहेवियर को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीटली इमेजिनरी कंसेप्ट है, लेकिन जिस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुअली में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा जस्ट अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, ये हमने इमेजिन कर रखा है, ये हाइपोथेटिकल है। तो अगर मैं आपसे कह दूंगा भाई डेंसिटी जो है किसी रीजन की आप बताइए कितनी होने वाली, तो आपको काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फिर आपको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में डेंसिटी डिफाइन कुछ इस तरीके से है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में डेंसिटी काउंट थोड़ी ना कर लेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में आप काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई विजिबल कर्व्स नहीं होते, विजिबल लाइंस नहीं होती हैं। तो इसीलिए डेंसिटी जो होता है वो एक जगह पर मैं समझ सकता हूं डेंसिटी टर्म्स में किसी जगह पर फील्ड की स्ट्रेंथ, या डेंसिटी को मुझे अगर समझाना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मदद से उस रीजन की डेंसिटी को समझा सकता हूं। देखिए मैं समझाता हूं आपको।
क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एरिया है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी, तीसरी, एंड अगेन, ये कुछ है। वन मोर फैक्ट मैं यहाँ कहना भूल गया हूँ, द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब है आप जो भी फील्ड लाइंस गिन रहे हैं वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर कितनी फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 है, और इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो a है। तो यहाँ पर अगर मुझे डेंसिटी पता लगानी हो तो जो डेंसिटी है वो आपकी है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आपके पास मौजूद है यहाँ पर, और जो भी आपके पास एरिया हो वो। नहीं तो मैं कह सकता हूं इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो होगी डेंसिटी के बराबर, और जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब वी आर जस्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या डेंसिटी एज अ सिनोनिम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेंसिटी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको इस वे में परसीव कर लीजिए कि आज से या इस डेफिनेशन के साथ मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने माइंड में एक अलग तरीके से अंडरस्टैंड करना है। वो तरीका क्या है कि कभी भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में कहा जाएगा तो मैं उसको समझूंगा कुछ इस तरीके से, अगर वो लाइन के कंसेप्ट में समझाया जा रहा है, दैट फील्ड लाइंस विच आर पासिंग पर यूनिट एरिया for in a given region, the number of field lines passing through per unit area। तो इस रीजन में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो वो होने वाली है जितनी भी फील्ड लाइंस आपकी जा रही हैं दैट इज 5 फील्ड लाइंस एंड जो भी आपका मैग्नीट्यूड है वो। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अब समझेंगे इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ओके, इफ यू नो द डेंसिटी यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो द डेंसिटी। हाउएवर दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दीज आर नॉट इक्वल, बट कभी भी अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकले तो आप उसको डेंसिटी ही मान सकते हैं, आप उसे इक्वल टू ही मान सकते हैं। ओके, क्विकली नोट दिस थिंग और फिर मैं इसको डिलीट करके इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं जिससे हम चीजें और समझ सकें। ओके फाइन, देखिए यहाँ तक बात कर ली थी मैंने, आपसे कह दिया था कि अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब अभी आप समझने वाले हैं डेंसिटी से ही। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इस रीजन में, जिस रीजन में ये एरिया रखा हुआ है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दैट समथिंग मीन्स कि इस रीजन में मुझे डेंसिटी ही डिफाइन करी गई है, क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई को किसी रीजन में परसीव करेंगे एज अ डेंसिटी, दैट समथिंग मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अब अगर ये फील्ड लाइंस जो मुझे यहाँ पर दी हुई हैं जो कि इस एरिया के प्योरली परपेंडिकुलर गिवन है, और अगर ध्यान रहे अगर ये फील्ड लाइंस एरिया के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही गिवन है तब भी आप इन्हें डेंसिटी बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है इसके बराबर या प्रोपोर्शनल मान रहे हैं, और डेंसिटी जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो आप कह रहे हैं टोटल, ओके, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मली। लेकिन अगर नॉर्मली नहीं है तो क्या करेंगे, मैं फिर से कह दूं, अगर नॉर्मली नहीं है तो उसको पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो मैं उसे डेंसिटी कह सकता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के तो उसे डेंसिटी नहीं कहते हैं। फिर करेंगे क्या, देखते हैं। ये एक एरिया है और इस एरिया के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन मान लो ये एक डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब ये फील्ड लाइंस जो यहाँ पर जा रही हैं वो कुछ ऐसे जा रही हैं, ये 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 कुछ ऐसे जा रही हैं, और मुझे कह दिया जाए यहाँ की फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ई है, दैट समथिंग मीन्स डेंसिटी के बारे में कहा जा रहा है, डेंसिटी जो है वो ई है। और मान लेते हैं ये जो डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा। तो क्या मैं इस ई को इस रीजन की डेंसिटी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। वाई, बिकॉज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको डेंसिटी कहने के लिए ये फील्ड लाइन जिस एरिया के थ्रू आप पास कर रहे हैं वो उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये जो ई है ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हाँ मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकाल सकता हूं जिसको इस एरिया के परपेंडिकुलर कहा जा सकता है, और वो कंपोनेंट होगा ई का ऐसा कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, और वो कहलाएगा ई ऑफ कोसाइन थीटा। नाउ दिस ई ऑफ कोसाइन थीटा कैन बी टर्म्ड एज डेंसिटी, बिकॉज ई ऑफ कोसाइन थीटा के बारे में कहा जाएगा तो ये एरिया, ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ई ऑफ कोसाइन थीटास
ऐसे आने वाले हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी ई कोसाइन थीटा परपेंडिकुलर है, और अगर हमारे पास वो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर्स हैं, तो जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एरिया वेक्टर एंड डेंसिटी। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आप फ्लक्स बिल्कुल डीप इनसाइट में समझ सकते हैं। मैं फ्लक्स की एक बेसिक डेफिनेशन देता हूं और चलिए फिर फ्लक्स की ओर मूव करते हैं। ओके फाइन, गिव इट हेडिंग फ्लक्स। नाउ व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पास आगे मैग्नेटिक फील्ड भी आने वाला है, फ्लक्स ऑफ फ्लूइड्स भी होते हैं, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी, पहले फ्लक्स का एक बेसिक इंग्लिश मीनिंग आपको बता दो। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या है? फ्लक्स का हम लोग बेसिक मतलब समझते हैं एनीथिंग विच इज फ्लोइंग थ्रू अ एरिया, कोई भी क्वांटिटी विच इज फ्लोइंग थ्रू अ एरिया। इस केस में जहां पर हम पढ़ रहे हैं, यहां पर जो है हम पढ़ रहे हैं फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। देखते हैं डिफाइन कैसे करा जाता है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट may be defined as the total number of field lines, total number of field lines, not per unit area, total number of field lines through a given area passing through it normally। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू अ गिवन एरिया। किसी भी एरिया से जा रही हुई सारी की सारी फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस किसी भी एक एरिया से जा रही हैं, अगर आप ये बता सकते हो तो आप फ्लक्स बता सकते हो। लेकिन जो फील्ड लाइंस जा रही होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। जितनी भी फील्ड लाइंस आप बता रहे हो दैट शुड बी नॉर्मल। रिमेंबर दिस थिंग, जो भी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी एरिया से जा रही हैं थ्रू अ गिवन एरिया, ध्यान रहे मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स एंड दे स्टार्ट सेइंग द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया वाली क्वांटिटी अलग है और थ्रू अ गिवन एरिया से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं उसे फ्लक्स बोलते हैं। ध्यान रहे, दिस इज नॉट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया वाली क्वांटिटी डेंसिटी कहलाती है, नॉट फ्लक्स। फ्लक्स इज अ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सिंपली थ्रू अ गिवन एरिया एंड। लेकिन जो फील्ड लाइंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली होनी चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल करना सीख चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उन फील्ड लाइंस का कंपोनेंट निकाल लेंगे जो कैसी हैं, जो उनका कंपोनेंट निकाल देंगे जो नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसे कि हमें वो कंपोनेंट मिल जाए जो नॉर्मल है। सो फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया नॉर्मली। ओके फाइन, राइट इट आउट। मैं इसको आगे लिखता हूं। ओके, तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा नॉर्मली। मैथमेटिकली कैसे ले सकते हैं इसे? लिखिएगा मैथमेटिकली, द फ्लक्स of इलेक्ट्रिक फील्ड E, चलिए यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू अ एरिया A, थ्रू अ एरिया A is given by, that something means कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो फ्लक्स है थ्रू अ गिवन एरिया A is given by phi E. Phi E is a denotation for the flux and this is equals to E A cosine theta। इस तरीके से फ्लक्स लिखा जाता है किसी भी गिवन एरिया के थ्रू। मैं फिजिकली समझाता हूँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज इट इज एक्सेप्ट करो। सो फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कोसाइन थीटा। दिस इज द फ्लक्स का एक्सप्रेशन वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एंड द एरिया वेक्टर। नाउ दिस इज
इट फॉर द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? किसी भी गिवन एरिया से गुजरने वाली टोटल फील्ड लाइंस। मैंने मान लिया किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वो एरिया जो बीच में रखा हुआ है जिसके थ्रू आपको फ्लक्स निकल रहा है वो उसका एरिया A है, तो उससे जाने वाले फ्लक्स को कुछ इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम लोग लिख देते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है ना, इन इसके वेक्टर नोटेशन में, इन वेक्टर नोटेशन, तो जो फाई E होता है जो आप फ्लक्स लिख रहे हैं उसको लिखा जाता है E वेक्टर डॉटेड विद A वेक्टर। ऑफ कोर्स आप सभी लोग जानते हैं कैसे लिखा गया है। दिस इज जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका। आपने ऊपर cos थीटा देखा, आप उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ आप समझते हैं व्हाट द लॉजिकली दिस फॉर्मूला मीन्स, ये लॉजिकली क्या कह रहा है। अच्छा देखो, मुझसे कहा गया है कि किसी भी एरिया से गुजरने वाली टोटल फील्ड लाइंस थ्रू अ गिवन एरिया, नो टोटल फील्ड लाइंस। अब अगर मेरे पास ये एक एरिया है और मुझे बता दिया गया है कि जिस रीजन में ये रखा गया है उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वो E गिवन है। उस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है मुझको, तो इसका मतलब उस रीजन की डेंसिटी गिवन है मुझको। उस रीजन की डेंसिटी E मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। सो E अगर मैं लिख रहा हूं तो इसके बारे में मुझे सोचना क्या है, दिस इज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नाउ पर यूनिट एरिया में इतनी फील्ड लाइंस मौजूद हैं इस रीजन में, और हमारा एरिया कितना बड़ा है, हमारा एरिया A है इंटू A। आ गया, इट्स अ यूनिटरी मेथड। फिर से देखो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी फील्ड लाइंस हैं, E है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी यही तो होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। और SI यूनिट में एरिया क्या, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में जो डेंसिटी है, फील्ड लाइंस है, वो E है, बिकॉज E रिप्रेजेंट डेंसिटी। तो A मीटर स्क्वायर में कितनी फील्ड लाइंस होंगी, A मीटर स्क्वायर में E इंटू A, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई द एरिया जिसमें आप जानना चाहते हैं कितनी फील्ड लाइंस हैं। तो इस केस में जो आपका फ्लक्स होगा इसको सिंपली इस फॉर्मूले से डिनोट किया जा सकता है। ओके, लेट्स रिमूव इट। सो हम लोग क्या करना है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को परसीव करना एज ए डेंसिटी एंड एरिया इटसेल्फ इज अ डेंसिटी। सो दिस थिंग विल गिव यू फ्लक्स। दैट्स हाउ द लॉजिकली मीन। और इसको लॉजिकली समझने के लिए मुझे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सॉरी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की जरूरत थी। अभी रुको, यहां पर मैंने सीधे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहां पर cos थीटा काम नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर करी वो सारी एरिया के कैसे हैं, परपेंडिकुलर, सारी एरिया के परपेंडिकुलर है। और मैंने पहले ही कह रखा है थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर नेसेसरली हमको समझाया गया है, इट्स अ बाय लॉ, बाय डिफॉल्ट हमको समझना है कि एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी एरिया के परपेंडिकुलर। दोनों चीजें एरिया के परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल, और दोनों आपस में पैरेलल तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, और इनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री तो कोसाइन 0 कितना हुआ, कोसाइन 0 हुआ 1। दैट्स वाई यहाँ पर तुम्हें cos थीटा नहीं दिख रहा है। cos थीटा अगर मुझे देखना है तो मुझे जो एक केस कंसीडर करना पड़ेगा, वहां पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट केस के साथ आता हूं जो कि परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ओके फाइन, तो देखते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या होता है। देखिए यहां पर मैंने एक एरिया कंसीडर करा, इस दिशा में इसका परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहां पर ये दिशा होगी एरिया वेक्टर की। जो मैंने परपेंडिकुलर दिशा कही थी आपसे लास्ट टाइम, वो एक्चुअली में किसकी दिशा है, वो एरिया वेक्टर की दिशा है। और अब फील्ड लाइंस इस तरीके से ना जाके ये फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अलोंग दिस वे, एंड ई फील्ड डोंट फॉरगेट डिफाइंस द डेंसिटी। लेकिन वो वाली जो परपेंडिकुलर होती है, ये वाली फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो ये डेंसिटी डिफाइन नहीं कर रही है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से डेंसिटी वाला इंटरप्रिटेशन चाहिए तो वो फील्ड लाइंस मुझे कैसी मिलनी चाहिए, नॉर्मल। तो इस तरीके से मैं मान सकता हूं कि ई कोसाइन थीटा परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा। चलिए फाइंड करते हैं। सो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो चाहिए जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, व्हाई, बिकॉज फ्लक्स की डेफिनेशन में भी फ्लक्स मुझे वो वाली फील्ड लाइंस होती हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, एंड दिस फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर एक नहीं है, मैं आर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है, लेकिन लाइन रिप्रेजेंट करने वाली तमाम सारी होंगी।
ओके। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे तो वो कंपोनेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर है, और इसका परपेंडिकुलर इसके अलॉन्ग आएगा ई कोसाइन थीटा। सी मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जानते हैं कि कैसे वेक्टर रिजॉल्व करा जाता है, बिकॉज इट इज टू लेट नाउ अगर आपको अभी नहीं पता है वेक्टर रिजॉल्व कैसे करे जाते हैं। तो सिंपली वेक्टर जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ आपको कोसाइन कंपोनेंट लेना होता है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा होता है, ठीक है। आई एम कंसीडरिंग, आई एम अज्यूमिंग कि तुम जानते हो, ओके लेट्स लीव इट। सो ये ई कॉस थीटा है यहाँ पर, और एरिया मेरे पास कितना है दे रखा है, लेट्स से एरिया जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए है। तो यहाँ पर फ्लक्स मैं कैसे लिखने वाला हूँ, यहाँ पर फ्लक्स लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है टाइम्स एरिया, बिकॉज परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है दैट सिग्निफाइज, दैट डिफाइंस द डेंसिटी, दैट मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, दैट विल गिव यू द टोटल फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो ये डिफाइन करेंगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया व्हिच इज ई परपेंडिकुलर, और जो कि यहाँ पे दी जा रही है बाय ई कोसाइन थीटा इंटू ए। डेंसिटी रिमूव करते हैं वर्ड, ठीक है ना, नो नीड ऑफ दिस, आप लोग समझ चुके हैं। सो फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला of the flux. That's how the flux is defined, and मुझे flux define करने के लिए एरिया वेक्टर की भी ज़रूरत है और डेंसिटी समझने की भी ज़रूरत है। One more thing, what is the SI unit of the flux? The SI unit of flux is, the SI unit of flux is Newton मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है ना। देखो कितना टफ लिखा हुआ है, तुम लोग जानते हो न्यूटन पर कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, और जो एरिया होता है दैट इज मीटर स्क्वायर, दैट्स व्हाई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। अगर आप इसके सीरियसली यूनिट लिखना चाहें तो वो भी लिख, ओके। एक्चुअली कैमरा ऑफ हो गया था, उसकी मेमोरी फुल हो गई थी, सो कार्ड वाज फुल, दैट्स व्हाई कैमरा ऑटोमेटिकली यहीं पर ऑफ हो गया था। आई थिंक आप इतना लिख पाए होंगे और मैं इतना लिखता चला गया, तो क्योंकि नोट कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा था कि ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स होगी वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और फिर एरिया के लिए आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट फॉर फ्लक्स। सेकेंडली, फ्लक्स जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स हम लोग देख रहे हैं कि फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करा गया है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड स्केलर प्रोडक्ट इसलिए करते हैं बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी यील्ड्स अ स्केलर, एक स्केलर देते हैं। सो अगर मैं देख रहा हूं इन चीजों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डेफिनेटली फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी ही होने वाली है। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्वाइट इजी पॉइंट जो कि सिंपली इजीली मुझे दिख रहा है। नाउ फ्लक्स जो होता है कभी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो फ्लक्स आर ऑल टाइप्स ऑफ द फ्लक्स जो हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिर्फ अभी आप इतना ही जानिए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। कैसे होता था वो धीरे धीरे देखते थे। इसी तरीके से फ्लक्स भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही संभव है, और कैसे होंगे ये टाइप्स ऑफ फ्लक्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो कि ऊपर आपने फॉर्मूला देखा है, चाहे वो इसको देख लीजिए चाहे आप इसको देख लीजिए, दोनों ही फॉर्मूले सब एक से ही है। ये स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसकी वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं इट इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर किसके लिए? अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ही वैलिड है ऊपर वाले फॉर्मूले। इनकेस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म आती हैं तो आप क्या करेंगे? इनकेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होती हैं तो इस केस में आपको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। यू विल यूज इंटीग्रल ऑफ द फ्लक्स, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फ्लक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और ये भी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको देखने को मिल जाएगा हाउ दिस इज सॉल्व्ड, क्योंकि इसके बिना आपका 12th का सिलेबस या जेईई का सिलेबस या नीट का सिलेबस आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सो ये होगा इंटीग्रल फॉर्म। इनकेस आप नहीं जानते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड्स जो होती हैं वो ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। दैट मींस दे आर जस्ट अ कांस्टेंट फील्ड लाइंस। इनको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। ओके, लेट मी ड्रॉ इट। वेट, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो जो फॉर्मूला आपने फ्लक्स का भी देखा है दैट इज गुड फॉर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। इन केस द फील्ड लाइंस यू हैव आर नॉन यूनिफॉर्म तो आप यूज करने वाले इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स। इसको कैसे डील करते हैं, हाउ टू डील विद इट, ये नेक्स्ट लेक्चर है आफ्टर द टाइप्स ऑफ फ्लक्स।
ये टाइप्स ऑफ फ्लक्स है, पहले मैं बना दूंगा वो लेक्चर, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। और आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं जिसमें फ्लक्स के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या गॉस थ्योरम नाम की चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, तो उसमें इंटीग्रल फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द फ्लक्स, या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स का जो रिप्रेजेंटेशन है फ्लक्स के लिए, क्या ये यूनिफॉर्म के लिए इस्तेमाल होगा? हाँ, आसानी से हो सकता है, ये भी सीख जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर द फ्लक्स। हम लोगों ने एरिया वेक्टर के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात कर ली है, हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में बात कर ली है। मैंने जो एक लेक्चर बनाया, मैंने कोशिश करी है कि आपको फ्लक्स टोटली समझा सकूँ लॉजिकली कि कैसे जा रहा है। इनकेस आपको समझने में दिक्कत आई हो, आप इस चीज़ को दोबारा देखिए, एरिया वेक्टर दोबारा समझिए, डेंसिटी दोबारा समझिए, और अगर आप डेफिनेशन बेसिस को याद करना पसंद करते हैं तो जस्ट फ्लक्स की डेफिनेशन है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, थीटा का डायरेक्ट आपको पास फॉर्म पता है, इट इज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप उसके थ्रू जा सकते हो। अदरवाइज फिजिकल एसेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर, या इन क्लास 12th ही इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू इट एज डीपली एज यू कैन। इसके सवाल लगाओ, अभी नेक्स्ट वीडियोस जो मैं लाने वाला हूँ कुछ वो सवालों पर होंगे, जिसकी वजह से आपको फ्लक्स और अच्छा समझ में आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, and if you find this lecture helpful, please give thumbs up to this lecture. Also share this video with your friends. Thank you everyone.